इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। आज हमारी फिर जिम्मेवारी बनती है। आज हरियाणा प्रदेश के किसान को सरकार लूटने का काम कर रही है। इसके लिए ये कोविड की बीमारी पता नहीं कब किसको मारने का काम करेगी, लेकिन सरकार लगातार किसान को मारने के प्रयास कर रही है। हमें किसान को बचाने के लिए इस कोविड की बीमारी की परवाह ना करके लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैंने उसी दिन साथियों मैंने उसी दिन मंडियों के कार्यक्रम बना लिए। मैं डंबाड़ी से लेकर के जींद तक की 19 मंडियों में जब गया और जब मैंने मंडियों में जाकर के किसान और आड़ती के बीच में बैठ करके उनकी सारी दिक्कत और कठिनाइयों को सुना और जब मैंने खुल करके ये बात कही कि सरकार या तो अपना फैसला बदल ले, अगर सरकार फैसला नहीं बदलेगी तो हम हर मंडी के अंदर किसानों को इकट्ठा करके आड़ती और किसान को साथ लेकर के न केवल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे, बल्कि मंडियों के ताले लगा करके किसान को उसका हक दिलाने का काम करेंगे। साथियों, जब मैं जींद की मंडी में रात को पहुंचा तो रात को इस सरकार ने अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ा। रातों रात सरकार को यह कहना पड़ा कि हम व्यापारी को 2.5% उसकी आड़त देने का काम करेंगे, किसान की फसल आड़ती के माध्यम से लेने का काम करेंगे। फसल तो खरीद ली, लेकिन अब की बार जिस तरह से किसान गेहूं बेचने में परेशान हुआ, साथियों डेढ़ महीना बाद किसान की पेमेंट हुई थी, जहां 3 दिन के अंदर किसान के खाते में पैसे आ जाने चाहिए थे, इन्होंने 3 दिन की बजाय डेढ़ महीने तक किसान का पैसा देने की बजाय 17,000 करोड़ रुपया जो केंद्र की सरकार की तरफ से हरियाणा प्रदेश की सरकार को गेहूं की खरीद के लिए मिला था, पैसा किसान को देना था। किसान को देने की बजाय सत्ता में बैठे लोगों ने वो सारा का सारा 17,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा करा दिया। 1.5 महीने तक बैंक में 17,000 करोड़ रुपया रख करके 800 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में उस बैंक से लेकर के इन लोगों ने आपस में बांटने का काम किया। आपने देखा होगा अब की बार जब विधानसभा का सत्र आया था, इसी तरह साथियों इन्होंने उसके बाद शराब का घोटाला किया, रजिस्ट्री का घोटाला किया, इस तरह के 9 बड़े घोटाले किए थे। अब की बार जब विधानसभा का सत्र आया था, आपने देखा होगा पहले कहा जा रहा था कि 26, 27, 28 3 दिन तक हम सेशन को चलाने का काम करेंगे। हम भी ये मान रहे थे कि अब की बार इस 9 महीने की बड़ी हुई सरकार के 9 बड़े घोटालों के ऊपर विधानसभा में चर्चा करेंगे। ना केवल चर्चा करेंगे बल्कि मुख्यमंत्री से इसके ऊपर जवाब तलबी करेंगे, उससे पूछेंगे कि तेरी सरकार में इतने बड़े घोटाले हुए, क्या तू इनकी जांच करवाने का काम करेगा। साथियों, जहां हम तो उसके लिए तैयारी करके बैठे हुए थे, जहां सरकार को उस पर चर्चा करानी चाहिए थी, जहां 3 नए अध्यादेश आ रहे हैं जो किसान के लिए एक तरह से डेथ वारंट है, उस डेथ वारंट के ऊपर हमने जहां चर्चा करनी थी, इन लोगों ने डर के मारे अब की बार उस 3 दिन के सेशन को 3 घंटे में निपटाने का काम किया। जब सेशन निपटाने की बात आ रही थी, मुझे जब बोलने का मौका मिला, मैंने उनसे पूछा था डिप्टी स्पीकर से, मैंने कहा कि क्या जल्दी है आप लोगों को, आप क्यों जल्दी सेशन खत्म करना चाहते हो। कहने लगे कि बीमारी है, कोरोना बहुत ज्यादा फैली हुई है, मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया, स्पीकर को कोरोना हो गया, कहने लगे बिजली मंत्री को कोरोना हो गया, मुझे कहने लगे परिवहन मंत्री को कोरोना हो गया। मैंने कहा जितने लुटेरे थे सारे के सारे आज हॉस्पिटलों में पड़े हैं, आज इसलिए हमारे बीच में नहीं आ रहे क्योंकि उनको इस बात का पता है कि तुम्हारे से जवाब तलब किए जाएंगे, तुम्हारी पोल खोली जाएगी, आज तुम्हारी सारी जो लूट की दुकान जो तुमने चला रखी है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। इसलिए इस कोविड का बहाना करके ये लोग आज हॉस्पिटलों में बंद पड़े हुए हैं, जहां इन लोगों की जवाबदेही करनी चाहिए थी, जहां उस 3 अध्यादेश के ऊपर जो किसान के साथ आज सबसे बड़ा अन्याय केंद्र की सरकार करने जा रही है, उसके ऊपर एक प्रस्ताव ला करके केंद्र की सरकार को भेजना चाहिए था कि हरियाणा प्रदेश का 70% आबादी लोग जो है, जो गांव में रहते हैं, जो केवल खेती पर निर्भर करने वाले लोग हैं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है, अगर हमारे प्रदेश में वो तीनों अध्यादेश अगर लागू हो गए तो फिर मान करके चलो आने वाले समय में किसान को अपनी जमीन बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। साथियों, जो 3 अध्यादेश हैं, शायद उनकी जानकारी आपको आपके बच्चों ने दी कि नहीं दी,
लेकिन मैं आज जो नौजवान साथी मुझे बड़े काफिले के साथ आपके गांव में लेकर के आए थे, बड़े जोश और खरोश के साथ लेकर के आए, मैं उन नौजवान बच्चों से, उन नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग गूगल पे जाकर के सर्च करो और देखो कि 3 अध्यादेश किसान के खिलाफ केंद्र की सरकार लेकर के आ रही है, जिस अध्यादेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसान अपनी फसल अगली बार मंडी में नहीं बेच सकेगा, किसान की फसल अगली बार बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदने का काम करेगी, आने वाले समय में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, बड़ी कंपनी उसके साथ बैठ करके एग्रीमेंट करेगी, बड़ी कंपनियां तय करेगी कि आपकी फसल की क्या कीमत अब की बार आपको दी जाए। अगर साथियों तीनों के तीनों अध्यादेश लागू हो जाते हैं तो आने वाले समय में किसान को अपनी जमीन बेचने पे जहां मजबूर होना पड़ेगा, वही साथियों किसान की जमीन बिकेगी और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े सरमाएदार लोग हमारे बीच में आकर के हमारी फसल को जहां लूटेंगे वहां हमारी जमीन लूटने का काम करेंगे, हमें मजदूरी करने पे बेबस करने का काम करने के लिए केंद्र की सरकार इस किस्म का अध्यादेश लेकर के आ रही है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे लोगों को सबक मिले, ये अध्यादेश हरियाणा प्रदेश में लागू ना हो, ये अध्यादेश देश में लागू ना किया जा सके, किसान को बचाया जा सके, तो हमेशा हमारे प्रदेश ने जब कभी भी लोगों के ऊपर इस किस्म की कोई संकट की घड़ी आई है, हरियाणा प्रदेश ने पहल करने का काम किया है। चौधरी देवीलाल ने हमेशा गरीब के साथ, कमजोर वर्ग के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ खड़े होकर के उसको न्याय दिलाने का काम किया है। आज आपके पास फिर एक बहुत बड़ा मौका आया है, बड़ौदा का उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव की तारीख किसी दिन भी तय हो सकती है। अगर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को जहां भारी बहुमत से जिताने का काम करें, वहीं भाजपा को इस बात के लिए सबक सिखाएं और मोहर लगा करके ऐनक के निशान पे भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए, जहां भाजपा को सत्ता से बाहर करे, वहीं साथियों इस बात के ऊपर भी मोहर लगाने का काम करो कि हम इस अध्यादेश को लागू नहीं होने देंगे। इस अध्यादेश के लिए साथियों अगर चुनाव के बाद हमें फिर लोगों के बीच में जाकर के इस लड़ाई के लिए कोई आंदोलन भी खड़ा करना पड़ा तो भी पीछे नहीं हटेंगे। पहले भी हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा SYL नहर के लिए जहां हमने सरकार के साथ लगातार 2 वर्ष तक आंदोलन करके लड़ाई लड़ने का काम किया था, वहीं अब की बार अगर इस किसान के खिलाफ इस अध्यादेश को सरकार वापस नहीं लेगी तो चुनाव के बाद फिर आपके बीच में आएंगे और फिर आपके बीच में आकर के आपको संगठित करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जहां इस लड़ाई को लड़ेंगे वहीं इस लड़ाई को जीत करके देश के किसान के साथ न्याय करवाने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग, खास करके जागसी और आसपास के गांव के जो लोग आज आए हुए हैं, वो आज इस बात का संकल्प लेंगे कि जब कोई भाजपा का नेता हमारे बीच में आएगा, जब कोई कांग्रेस का नेता हमारे बीच में वोट मांगने आएगा, आप उनसे केवल सवाल करना और पूछना कि जब अध्यादेश लागू करने की बात हो रही थी, अध्यादेश लेकर के आ रहे थे, तो कांग्रेस के लोग जो आज विपक्ष में हैं, जो आज पूरे देश के अंदर 10 प्रदेशों में जिनके मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? कांग्रेस भाजपा मिलकर के इस किसान को खत्म करना चाहती है। सरमाएदारों को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग इस तरह के अध्यादेश लेकर के आने का काम कर रही है। जहां भाजपा के लोगों से पूछो, वही एक और पार्टी भी भाजपा की सहयोगी है। लोग तो वो तो अपने आप को कहते हैं कि हम जननायक जनता पार्टी के लोग हैं, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। साथियों, जननायक जनता पार्टी नहीं, वो तो जयचंदों की जनता पार्टी है। इन जयचंदों को सबक सिखाने का भी समय अब आपके पास आ गया है। इन जयचंदों को की बार सबक सिखाओ, जिन्होंने आपके साथ बड़ा विश्वासघात करने का काम किया, जिन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को भाजपा के गिरवी रख दिया, जो उनकी गोद में जाकर के बैठ गए, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के अरमान तोड़ने का काम किया, जिन्होंने लाखों लोगों के साथ विश्वासघात किया, उन लोगों की जिनकी आत्माओं को शांति मिले, जिन लोगों की आत्मा जिनको इनको लेकर के आज कहीं ना कहीं दुखी है, बड़ौदा के लोग इनकी जमानत जब्त करा करके इस बात पे लोगों को राहत देने का काम करें। यही बात आपसे कहने और करने के लिए आया था। लंबा समय हो गया, बात बहुत आपसे के बीच में करनी चाहता था, मजबूरी है, काफी देर होगी, आपको भी अपने अपने घरों में जाना है। एक बार केवल आपसे निवेदन करूंगा कि इस चुनाव के अंदर साथियों बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने हमें हमेशा परेशान करने का काम किया है। गरीब को, किसान को, मजदूर को, पिछड़े को कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए योजनाएं बनाने का काम किया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना
और नए सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों पे मोहर लगा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करना, यही बात आपसे करने आया था। आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।